की लेक्चर में आपको एक नया चैप्टर बताने वाला हूं जिसका नाम है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हालांकि सबसे बड़ा चैप्टर है आपकी बिजनेस स्टडीज में, लेकिन उतना इजी भी है क्योंकि बिजनेस स्टडीज में जितने बड़े चैप्टर आपको दिखेंगे वो उतने ही इजी होंगे, है ना। तो डायरेक्टिंग हालांकि बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले जानते हैं डायरेक्टिंग के बारे में। देखो, डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग। मतलब सुपरवाइज का मतलब समझते हैं? सुपरवाइज का मतलब होता है लोगों के ऊपर नजर रखना। तो हर कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर नजर रखती है कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। फिर क्या है? मोटिवेटिंग। मोटिवेट का मतलब होता है कोई भी पीपल को, कोई भी एम्प्लॉय को इंकरेज करना कि वो अपना काम अच्छे से कर ले। कम्युनिकेटिंग मतलब बताना। गाइडिंग मतलब उनको ये सिखाना कि किस तरीके से वो काम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। या फिर गाइडिंग में आप बोल सकते हैं कि लीडरशिप भी आप लिख देना, वो भी दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब अगर आप मेरे साथ पूरी मीनिंग एक बार पढ़ेंगे तो अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग करना, मोटिवेटिंग करना, कम्युनिकेटिंग करना, गाइडिंग देना एम्प्लॉयज को टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हम क्या करते हैं बच्चों, एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करते हैं, उनको मोटिवेटिंग करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं और उनको गाइड करते हैं सारे एम्प्लॉयज को कि वो अपना काम अच्छे से करें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए, ठीक है। तो ये होता है बच्चों डायरेक्टिंग का छोटा सा मीनिंग। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सुपरवाइजिंग के ऊपर 1 बनाना है, मोटिवेटिंग के पास 2 बनाना है, कम्युनिकेटिंग के पास 3 बनाना है, एंड गाइडिंग या फिर आप कह सकते हैं लीडरशिप के ऊपर आपको 4 बनाना है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि डायरेक्टिंग में हम लोग यही पढ़ने वाला है कि सुपरविजन, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेशन और लीडरशिप, अगर ये 4 चीज को आप मिला दो एक साथ तो ये हो जाएगा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो आप अगर आगे वाली जितनी भी लेक्चर्स आएगी ना, आज तो हम फीचर्स करेंगे अगली लेक्चर्स में इंपॉर्टेंस, और उसके बाद ना हम सुपरविजन के बारे में सारी बातें जानेंगे, मोटिवेटिंग के बारे में सारी बातें जानेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में, वैसे लीडरशिप के बारे में। तो इसके अंदर ना बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इन चारों के बारे में ना, सुपरविजन, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप, ये 4 चीजें, ये हालांकि बहुत बड़े टॉपिक्स है, लेकिन अभी बस मीनिंग के लिए मैंने आपको ब्रीफली छोटी सी मीनिंग बता दी है, जो अभी आपको डायरेक्टिंग के लिए समझ में आ जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग पढ़ने क्या वाला है। तो मैं और एक बार बता दूं, हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम अपने एम्प्लॉइज को सुपरवाइज कर सकते हैं, मतलब उनके ऊपर अच्छे से नजर रख सकते हैं, कैसे उनको इंकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उनको हम कुछ भी कहना हो हम उन्हें बता सकते हैं, और कैसे हम उन्हें अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्या हर एम्प्लॉय अपना काम अच्छे से करे और एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अच्छे से अचीव हो जाए। तो बच्चों ये होता है डायरेक्टिंग में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अब हम आते हैं फीचर्स के ऊपर। वैसे फीचर्स के जान के ऊपर मैं आप सभी के साथ और एक बातें शेयर कर दूं। देखो, परफॉर्मेंस इज एसेंस ऑफ डायरेक्टिंग। देखो, एसेंस, अगर आप प्लानिंग चैप्टर पढ़ोगे तो प्लानिंग चैप्टर में आपको दिखेगा, मैंने एक चीज लिखा था, थिंकिंग इज एसेंस ऑफ प्लानिंग। वैसे ही सेम चीज परफॉर्मेंस भी क्या होता है, डायरेक्टिंग का एक एसेंस होता है। एसेंस मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एसेंस मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो डायरेक्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, परफॉर्मेंस। अभी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट क्यों है डायरेक्टिंग के लिए, ये थोड़ी देर के बाद जानेंगे, लेकिन अभी आप नोट्स के लिए इतना लिख लेना। तो मीनिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्टिंग की छोटी सी मीनिंग है, नोट डाउन कर लेना। अब हम बच्चों फीचर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो फीचर्स यहाँ पे गलत हो गया, TURES, ठीक है। फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक जो आपको कहना है वो आप कह सकते हो। तो सबसे पहला हमारे पास फीचर है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। हाँ, ये सबसे अच्छा टॉपिक है, पॉइंट है, और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीचर्स के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो प्लानिंग में हम लोग ने क्या प्लानिंग मतलब यहाँ पे अगर मैं प्लानिंग से लेकर स्टाफिंग तक मैं बात करूं, ये जितने भी फंक्शंस है जो कि हम लोग ने डिस्कस कर चुका है पिछली चैप्टर्स में। तो प्लानिंग में हम लोग ने क्या किया था, प्लान बनाया था। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग ने क्या किया था, वापस से सोच विचार किया कि हमने जो प्लानिंग बनाया है उसके लिए हमें कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, ये सब। और प्लानिंग के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, स्टाफिंग को अरेंज किया। तो आप इन सारे फंक्शंस में देखोगे, तीनों प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में, तो आपको एक चीज पता चलेगी, सिर्फ इन तीनों फंक्शन में हम लोग ने क्या किया, सिर्फ सोचा। हम लोग ने क्या किया, सिर्फ सोचा, ठीक है। कि प्लानिंग में हमने ये सोचा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में ये देखा कि भाई जो हमने प्लानिंग किया उसके हिसाब से रिसोर्सेज को कैसे कलेक्ट करना है। स्टाफिंग में हमने ये देखा कि कैसे जो प्लानिंग बनाया है उसके हिसाब से हम कैसे लोगों को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने ये सारे फंक्शंस में सिर्फ सोचा। लेकिन बच्चों डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, काम करते हैं, एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो आप ये सब जान लो कि सिर्फ बाकी जितने भी फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इसमें बस हम सोचते हैं, लेकिन जो भी सारी सोची हुई चीजें हैं, जो उन्होंने सारी चीजें सोच के रखा है, वो हम डायरेक्टिंग में जाके इंप्लीमेंट करते हैं। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, एक्चुअल काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, एक्चुअल काम को स्टार्ट करते हैं, और बाकी सारे फंक्शंस में बस हम सोचते हैं। लेकिन डायरेक्टिंग में एक ऐसा फंक्शन है जहां पे हम एक्चुअली में जो हम लोग ने सोचा है, हम उसको एक्चुअल में एक्शन लेते हैं, या फिर हम जो हम लोग ने सोचा है उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। मतलब हम डायरेक्टिंग ही एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, काम जो हम लोग ने सोचा है उस काम को हम स्टार्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन का मतलब, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको नोट डाउन करना है। अब मैं
एक्शन को मैं क्या कह सकता हूँ, परफॉर्मेंस भी कह सकता हूँ। एक्शन को मैं क्या कह सकता हूँ, परफॉर्म भी कह सकता हूँ, क्योंकि जो हमने सोचा है वो हम तभी परफॉर्म कर पाएंगे। तो परफॉर्मेंस या एक्शन दोनों का मतलब एक ही है। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इज एसेंस का मतलब है, डायरेक्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि डायरेक्टिंग में क्या लेते हैं हम, एक्शन लेते हैं। एक्शन मतलब परफॉर्मेंस, ठीक है। तो सबसे डायरेक्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, परफॉर्मेंस, क्योंकि डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। लेकिन बाकी अदर जितने भी फंक्शन है उसमें बस हम सोचते हैं, लेकिन जो हमने सोचा है उसको हम रियल वर्ल्ड में डायरेक्टिंग के फंक्शन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो परफॉर्म तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन का मतलब बच्चों ये है। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास कंटिन्यूइंग प्रोसेस। देखो, हमें जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसे हर इंप्लॉइज को क्या करना पड़ता है, हर समय देखना पड़ता है वो क्या कर रहा है, हर समय हर इंप्लॉय को मोटिवेट करना पड़ता है, हर समय उसे बताना पड़ता है, हर समय हमें अपने इंप्लॉयज को गाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टिंग फंक्शन है ना बच्चों, ये हमेशा चलता ही रहता है। तो ये क्या है, थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब ये पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि सिर्फ चलता रहता है, या फिर मैं इसे कह सकता हूँ नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब ये कभी खत्म नहीं होता, ये ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं, ये वाली जो कंटिन्यूस प्रोसेस को क्या लिख देते हैं, वो कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस कोई भी बच्चे ये भी लिख देता है, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत है नहीं, आपने पढ़ के रखा कंटिन्यूअस प्रोसेस का भी मतलब ये है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी पॉइंट में ना कंटिन्यूइंग प्रोसेस लिखा है, और अगर आप कंटिन्यूअस प्रोसेस लिख दिए तो मे बी एग्जाम्स में आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप एनसीईआरटी के पॉइंट के हिसाब से नहीं लिख रहे हो, ठीक है। तो ये बड़ी बेकार चीज है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे लिखना है। अगर आप एनसीईआरटी के पॉइंट लिखोगे तो आप हमेशा सेफ साइड रहोगे, लेकिन आप अपने से अगर पॉइंट लिखोगे बच्चों तो वो थोड़ा खतरा हो सकता है, मे बी आपके मार्क्स कर सकता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जो आपका एनसीईआरटी का पॉइंट दिया गया है आप वो एनसीईआरटी पॉइंट को लिखे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। तो डायरेक्टिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब है हमारे पास डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल। हाँ, अब इसमें आपने बचपन से कक्षाओं में जो भी आपने प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा या स्टाफिंग पढ़ा, तो आपने एक चीज जरूर जाना होगा कि डायरेक्टिंग इज अ परवेसिव, या फिर आप मैनेजमेंट में भी पढ़े होंगे कि कैरेक्टरिस्टिक में कि मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन, राइट। तो हालांकि ये जो डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल का भी मतलब परवेसिव है, जो कि हर जगह, इसका मतलब क्या है, टेक प्लेस एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग जो फंक्शन है बच्चों, ये हर लेवल में, चाहे आपका टॉप लेवल क्यों ना हो, चाहे आपका मिडिल लेवल क्यों ना हो, चाहे आपका लोअर लेवल क्यों ना हो, हर लेवल में क्या होता है, डायरेक्टिंग का यूज होता है, ठीक है। और हर जगह पे डायरेक्टिंग का यूज होता है। तो इसका शॉर्ट में ना हम इसे परवेसिव कहते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी के पॉइंट में आपको ये दिया गया है, तो आपको ना परवेसिव को नहीं लिखना है, भले हालांकि मतलब सेम है, लेकिन एनसीईआरटी पॉइंट में आपको ये मतलब दिया है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल, तो आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, ठीक है। अगर आप ये भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जामिनर के ऊपर है जो चेक करने वाला है, अगर उससे सही लगा तो वो आपको दे भी सकता है, नहीं लगा अगर आपने परवेसिव लिखा तो आपको नंबर भी कर सकता है। तो सेफ साइड के लिए आप यही लिखो तो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग ऐसा फंक्शन है जो हर जगह और हर लेवल में यूज होता है। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाँ, ये एक अच्छी बात है। देखो बच्चों, जब भी हम कोई भी पीपल को सुपरवाइज करते हैं, देखो जब भी आप ना कोई भी पीपल को देखोगे, ठीक है, उनकी एक्टिविटी को चेक करोगे ना, तो बिजनेस में क्या होता है, डायरेक्टिंग में ना हमेशा जो सुपीरियर रहता है ना, वो हमेशा सबऑर्डिनेट को चेक करता है। तब एरो देखोगे तो ये एरो क्या, फ्लो डाउनवर्ड्स हो रहा है, मतलब नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। टॉप टू बॉटम का मतलब है टॉप से लेकर नीचे बॉटम तक जा रहा है। तो ये क्या है, एरो जो है बच्चों नीचे जा रहा है ना। तो यही है डायरेक्टिंग, क्या है, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब सुपीरियर जो है वो हमेशा सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज करता है, उन्हें मोटिवेट करता है, उसको बातें बताता है, उसको गाइड करता है, ठीक है। तो हमेशा जो भी सुपीरियर है वो हमेशा अपने सबऑर्डिनेट को, तो सुपीरियर हमेशा टॉप में रहता है और सबऑर्डिनेट हमेशा बॉटम में रहता है, सुपीरियर हमेशा टॉप में रहता है, सबऑर्डिनेट हमेशा बॉटम में रहता है। तो सुपीरियर का ये काम है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज करे, उसे मोटिवेट करे, उसको सारी बातें बताए और उसको गाइड करे, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टिंग क्या है, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा टॉप टू बॉटम में जाता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। देखो बाकी जितने भी फंक्शंस थे, अदर फंक्शंस मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इसमें बच्चों बस हम प्लान करते थे, ठीक है, इसमें हम हमेशा प्लान करते थे। लेकिन डायरेक्टिंग एक ऐसा चैप्टर है, मतलब एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। तो प्लान कन्वर्ट परफॉर्मेंस, मतलब हम जो भी चीज सोचते हैं हम उसको रियल वर्ल्ड में यूज एक्शन लेते हैं डायरेक्टिंग में, ठीक है। तो जो भी हम प्लानिंग करते हैं ना, उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का मतलब डायरेक्टिंग में ये है कि जो भी हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या स्टाफिंग में जो भी हम प्लान करते हैं उसको हम रियल लाइफ में डायरेक्टिंग में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, जो हमने सोचा उसको हम रियल लाइफ में डायरेक्टिंग के फंक्शन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्लान कन्वर्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये है। अब है ह्यूमन एलिमेंट। देखो बच्चों, ये जितने भी फंक्शंस है, ये जितने भी फंक्शंस है ना बच्चों, इन फंक्शंस मतलब ये जो भी मैंने आपको बताया डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है ना, तो डायरेक्टिंग के फंक्शन में बच्चों ये सारे जितने भी चीजें दिख रहे हैं ना, सुपरविजन, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग या लीडरशिप, इसे ये सारी चीजें ना बच्चों, ये है डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है, ठीक है। ये एलिमेंट्स भी कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं ये प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अगली लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन ये चीजें याद रखना। तो बच्चों ये जितनी भी एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग मतलब प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना हम एक इंसान के ऊपर यूज करता है,
ठीक है, देखो मतलब आप कोई भी सबऑर्डिनेट हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो आप क्या करोगे, अगर कोई भी व्यक्ति को सुपरवाइज करोगे तो वो इंसानी के ऊपर करोगे। कोई भी पीपल को मोटिवेट करोगे तो भाई एक इंसानी इंसानी को मोटिवेट करोगे ना, कुछ भी चीज बताओगे तो इंसानी को बताओगे, या कोई भी चीज को गाइड करोगे तो वो इंसान को ही गाइड करोगे, है ना। तो गाइडिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि ह्यूमन एलिमेंट है, जो कि सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर पे काम करता है। ठीक है, तो बच्चों इतनी ही बातें जो थी आपको याद रखनी है। तो आज हमने मीनिंग डिस्कस किया, और ये जितने भी डायरेक्टिंग है, अगर ये आप सुपरविजन, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग, लीडरशिप का जब आप जोड़ दोगे तो डायरेक्टिंग बन जाएगा। ठीक है, और ये बच्चों जितनी भी चीजें हैं, सुपरविजन, मोटिवेटिंग और कम्युनिकेटिंग या लीडरशिप, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, अभी ये सारी बातों के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतनी बातों को ध्यान में रखना है, और अभी आपको ये सारी चीजों को नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद मैं केस स्टडी आपको समझाऊंगा, तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, मैं आप सभी से मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चियर। हे गाइस, लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केस स्टडी, नोट्स, ये सारी चीज़ आप किधर से ले सकते हो। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो ओपन करना, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो। मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है बिंग कॉमर्स। ठीक, फिर एंटर कर दो। अब गाइस जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज दिखेगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, जाके देख सकते हो 23,000 फॉलोअर्स है। फेसबुक भी कर सकते हो गाइस फॉलो। ठीक है, और गाइस यहीं पे आप देखो, नीचे आओगे, यहाँ यूट्यूब का है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिंग कॉमर्स का, bingcommerce.in का वेबसाइट। यहाँ पे जाके क्लिक करो तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब गाइस जैसी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे ब्लॉग में आना, अपनी क्लास सिलेक्ट करना, जैसे क्लास 12 में हो। तो गाइस जैसे आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में क्लिक कर दोगे तो आपको अब यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स यहाँ पे है, बस रीड मोर करोगे तो पूरा उसका नोट्स खुल जाएगा। और गाइस अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो क्लास 12 में जाना, केस स्टडी में यहाँ पे क्लिक करना, बिजनेस स्टडी से केस स्टडी में जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज मिल जाएगी। ठीक, तो गाइस ये लोड होने में तो टाइम लगता है। ठीक, तो ये अपने आप लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सारी केस स्टडी मिल जाएगी, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी केस स्टडी देख सकते हो, जूम भी करना चाहो तो पास भी लेके जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और गाइस यहाँ पे अगर आपको क्लास 12 यहाँ पे हैंडी लेक्चर नोट्स का भी ऑप्शन है, मतलब ये लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट है, तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना होगा तो आप यहाँ पे भी चले जाओ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में उसके मीनिंग और फीचर्स के बारे में जाना था, तो और उसके केस स्टडी के बारे में भी जाना था। आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है इनिशिएट्स एक्शन। आप सभी को मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, जितने भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, आप ये तीनों फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें हम सिर्फ सोचते थे। ठीक है, लेकिन डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम जो हम लोगों ने सोचा है उसे हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या है, इनिशिएट एक्शन, जो हम सोचते हैं हम उसको रियल लाइफ में एक्शन लेते हैं। ठीक है, जो हमने सोचा हम उसको रियल लाइफ में अपनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग में एक्शन लेते हैं। तो यही बात है, इनिशिएट एक्शन का मतलब यही है, एक इंपॉर्टेंस, बेसिक इंपॉर्टेंस यही है कि हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग के फंक्शन में हम एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग हम क्या करते हैं, जो हमने सोचा उसको रियल लाइफ में अपनाते हैं। अब बच्चों सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट। देखो अगर मैं टाटा की बात करूं, ठीक है, टाटा कंपनी में बच्चों एक पियून, ठीक है, जो झाड़ू पोछा करने वाला, और एक सीईओ, हर एम्प्लॉइज टाटा कंपनी में टाटा के लिए काम कर रहा है। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉइज हैं टाटा कंपनी में, वो सारे एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं, टाटा के लिए काम कर रहे हैं। टाटा का जो ऑब्जेक्टिव है, टाटा का जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, सब एम्प्लॉइज उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो पियून क्यों ना हो, चाहे वो एक कंपनी का बड़ा सीईओ क्यों ना हो, या फिर डायरेक्टर क्यों ना हो, हर बंदा जो टाटा कंपनी के अंदर काम कर रहा है, वो हर बंदा टाटा कंपनी का ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहा है ना। तो बच्चों डायरेक्टिंग में क्या होता है, जितने भी कंपनी के इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जितने भी कंपनी के इंडिविजुअल है, वो सारे अपना अपना काम करते हैं। जितने भी कंपनी में इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल है, वो सब अपना अपना काम करते हैं, अपनी अपनी एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, है ना। तो डायरेक्टिंग क्या करता है बच्चों, इन सारी इंडिविजुअल की जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, उन सारे के एफर्ट्स को क्या कर देता है, इस तरीके से करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर ले। ठीक है, तो बच्चों कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग से क्या होता है, डायरेक्टिंग की हेल्प से ये होता है कि जो भी एम्प्लॉइज के एफर्ट्स है, हम वो सारे, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, अपना अलग अलग काम कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन सारी के सारे, उन सारी एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, और इस तरीके से जोड़ते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, डायरेक्टिंग के थ्रू पॉसिबल है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, देखो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग, मतलब डायरेक्टिंग की हेल्प से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, कोई भी एम्प्लॉय को इंकरेज कर सकते हैं कि वो अच्छा काम करे। ठीक है, अब बच्चों अगर हम डायरेक्टिंग से कोई भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे तो इससे रिजल्ट क्या होगा, इसका ये रिजल्ट होगा कि जो भी बंदा है, जो भी एम्प्लॉइज है, वो क्या करेगा, परफॉर्म विद हिज और हर बेस्ट एबिलिटी। ठीक है, अगर हम कोई भी बंदे को मोटिवेट करेंगे, अगर हम मान लो कि कोई भी बंदा, हम उसको बोलेंगे देख भाई तू, हम तुझे 5,000 एक्स्ट्रा देंगे अगर तू और 1 घंटा काम कर ले,
अब कोई भी बोलेगा अरे यार 1 घंटे में 5,000 रुपए मिलेगा, 5,000 मिलेगा, एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ और 1 घंटा काम कर लेता हूँ, तो वो क्या करेगा, अच्छे से और काम करेगा, ठीक है, और पूरी अपनी एबिलिटी से काम करेगा। तो बच्चों मोटिवेशन यही होता है, ठीक है। मोटिवेशन एक अलग टॉपिक है जिसे हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन बैटिंग से क्या होता है, मोटिवेट, एक एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है और वो क्या करता है, एक अपना बहुत अच्छे से काम करता है, पूरी मेहनत और जी जान से काम करता है। फोर्थ पॉइंट है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चों इसे ना मैं आप सभी को एक बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करना ये मैनेजमेंट है, ठीक है, और मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट का टारगेट क्या है, मैनेजमेंट हमेशा चाहती है कि उनका सेल्स ज्यादा बढ़े जिससे उनका प्रॉफिट ज्यादा हो। लेकिन हर एम्प्लॉइज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर एम्प्लॉय चाहता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा, मतलब सैलरी या वेजेस उनको मिले, है ना। तो क्या हो जाता है बच्चों, दोनों की जो टारगेट है, जो दोनों का टारगेट है ना, वो हमेशा डिफरेंट हो जाता है, जो कि प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, डायरेक्टिंग फंक्शन आता है, डायरेक्टिंग फंक्शन आता है और इन दोनों के बीच में ना क्या करता है, बैलेंस लाता है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसमें क्या लाता है, इक्वालिटी लाता है, बैलेंस लाता है। अब वो कैसे लाता है, देखो डायरेक्टिंग फंक्शन क्या बोलेगा, डायरेक्टिंग फंक्शन बोलेगा भाई मैनेजमेंट मैनेजमेंट तुम अपने सारे एम्प्लॉयज को बोलो कि ना वो ज्यादा से ज्यादा काम करे और ज्यादा से ज्यादा सेल्स लाए, ठीक है। डायरेक्टिंग क्या करेगा, डायरेक्टिंग की हेल्प से क्या होगा, मैनेजमेंट क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज को बोलेगा कि एम्प्लॉयज तुम ना ज्यादा से ज्यादा ना आउटपुट सेल्स को बढ़ा दो जिससे हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा। जैसे प्रॉफिट होगा ना तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी सैलरी वाली बढ़ा देंगे, और तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी तो तुम भी खुश हो जाओगे और हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, इससे क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट भी खुश हो जाएगा, मैनेजमेंट भी खुश और एम्प्लॉय भी खुश, दोनों खुश हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयज को बोल रहा है कि तुम सेल्स बढ़ा दो और जिससे हमारा प्रॉफिट बन जाएगा तो हमारा टारगेट तो कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो हम तुम्हारा सैलरी भी बढ़ा देंगे जिससे तुम्हारा भी टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में जो दोनों का ऑब्जेक्टिव है वो आपस में दोनों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये किससे, डायरेक्टिंग की हेल्प से ही पॉसिबल है, ठीक है। डायरेक्टिंग क्या कहता है, जो डिफरेंस रहता है हर बंदे के ऊपर मैनेज ऑर्गेनाइजेशन में, उन दोनों की डिफरेंस को खत्म करता है, दोनों के बीच में इक्वालिटी या फिर बैलेंस ला देता है। वैसे ही अगर दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कि मैनेजमेंट का टारगेट अब क्या, प्रॉफिट को हर बच्चों देखो, मान लो कि एम्प्लॉइज, मान लो कि मैनेजमेंट चाह रहा है कि उसका प्रॉफिट ज्यादा बढ़े, ठीक है। तो एम्प्लॉइज ने क्या सोचा, एम्प्लॉइज ने सोचा काम करता हूं मैं ना सभी प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देता हूं। मान लो कि बच्चों, मान लो कि ये पहले मैंने जब इसे परचेस किया था ना, ये 950 का था, ठीक है, ये माउस था 950 का। अब मान लो कि अगर मैंने इसका प्राइस 200 कर दिया और सेम क्वालिटी मतलब सेम क्वालिटी के साथ जो चीज इसमें वही चीज 200 वाले में भी मिलेगी, तो अब मुझे बताओ अगर मैं प्राइस कम कर दूंगा तो सभी लोग इसको खरीदने आ जाएंगे, है ना। तो बच्चों, तो लेकिन इससे क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉफिट मार्जिन ना कम हो जाएगा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन पहले 950 कमाती थी, इसको बेच के अब वो सिर्फ 200 कमाती है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो एक एम्प्लॉय ने ऐसी बोला कि सर अपनी मैनेजमेंट को तुम्हें प्रॉफिट बढ़ाने काम करो, तुम्हें अपना प्राइस कम कर दो, ठीक है। तो वही भी मैनेजमेंट बोलेगा नहीं भाई, अगर मैं प्राइस को कम कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या हो गया बच्चों, दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया और ये क्या हो गया बच्चों, प्रॉब्लम हो गया। फिर डायरेक्टिंग आएगा और बीच में डायरेक्टिंग फंक्शन बीच में आएगा और बोलेगा मैनेजमेंट को, ठीक है, मैनेजमेंट को बोलेगा कि तुम अपने एम्प्लॉयज को समझाओ कि अगर ये हम मेथड यूज करेंगे तो ये घाटा रहेगा, क्योंकि इससे हमें प्रॉफिट भी कम आएगा, इससे हम उनका भी टारगेट जो रहता है सैलरी ज्यादा मिला हम वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों कहीं ना कहीं हमेशा कोई भी एम्प्लॉय में फंक्शन होता है, चाहे टॉप लेवल का बड़ा मैनेजर हो या छोटा मैनेजर हो, कोई भी हो, ठीक है, दोनों में हमेशा कहीं ना सब में डिफरेंस रहता है, उनके सोचने के तरीके में हमेशा डिफरेंट होता है, जो कि हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो डायरेक्टिंग क्या करता है बच्चों, बीच में आता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो क्या करता है, सभी के बीच में क्या करता है, स्टेबिलिटी और बैलेंस ला देता है, ठीक है। अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है फैसिलिटेट चेंजेस। अब बच्चों इसको मैं आपकी लैंग्वेज से समझाता हूँ। देखो सपोज करना आपका स्कूल है, ठीक है, आपके स्कूल में ना दो तरीके के टीचर होते हैं, ठीक है। स्कूल के लिए बच्चों उनके जो भी टीचर्स है वो क्या एम्प्लॉइज है। तो मान लो आपका स्कूल है और आपको ना दो तरीके से सिखाया जाता है, ठीक है। मान लो कि आपकी एक टीचर, आपके स्कूल में कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि पुराने जमाने ब्लैक बोर्ड वाला सिस्टम था ना, जिसमें चौक से लिखते थे, उस वाले मेथड से सिखाते थे। और जो आपके कुछ एम्प्लॉइज स्कूल में जो कि क्या है, डिजिटली समझाते हैं, मतलब जैसे एडुकॉम के थ्रू या फिर किसी प्रोजेक्टर के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाता है, कभी कभी ना जो एम्प्लॉइज होते हैं, कुछ एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, वो बच्चों पुराने जमाने का मेथड यूज करते हैं। तो जब मैनेजमेंट इनको बोलता है ना कि भाई तुम पुराने एम्प्लॉइज हो कि भाई तुम ये पुराने जमाने का मेथड छोड़ो, अब तो ये बेकार हो गया है, अब तुम क्या करो, नया वाला मेथड यूज करो जो कि नए एम्प्लॉइज कर रहे हैं, जो कि बहुत डिजिटल है, तुम भी मोबाइल के थ्रू समझाओ, इंटरनेट के थ्रू समझाओ, ठीक है, प्रोजेक्टर के थ्रू समझाओ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है बच्चों, जो कि ओल्ड एम्प्लॉइज रहते हैं ना, वो बहुत नाराज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं भाई ये वाला मेथड तो हमें आता नहीं, हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सब एम्प्लॉइज क्या रहते हैं बच्चों, रेजिस्ट करते हैं, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी आती है ना, जो भी चेंजेस आते हैं, तो कुछ एम्प्लॉइज क्या रहता है, जैसे नए मॉडर्न समय आ गया, चेंजेस आया, ठीक है। अब चेंजेस क्या आया कि पुरानी जमाने को छोड़ के सब लोग क्या कर रहे हैं, आजकल इंटरनेट यूट्यूब के थ्रू समझा रहे हैं। आज मैं क्या कर रहा हूँ, आपको यूट्यूब के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है, नया मेथड है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी पुराने एम्प्लॉइज को अगर बोल दोगे, कोई पुराने टीचर्स को बोलोगे कि ये सब मेथड यूज करें, तो वो क्या करता है, नाराज हो जाएंगे, वो बोले कि भाई ये सारे मेथड ना नए नए जमाने के मेथड, जो भी चेंजेस हुए हैं ना नए जमाने में, ये हम अपने लाइफ में अपना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो बहुत नाराज हो जाता है। तो क्या होता है बच्चों, डायरेक्टिंग बीच में आता है। डायरेक्टिंग क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई
डायरेक्टिंग क्या करता है, सारी पुराने टीचर्स को समझाएगा कि नहीं देखो, जो नए एम्प्लॉइज है ना, जिनको इंटरनेट के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू, ये सब इंटरनेट के थ्रू ये सारी चीजें प्रोजेक्टर के थ्रू समझाना था, उनकी मार्केट में डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है। और आप जो पुराने मेथड यूज करें ना, तो आपकी है ना, आप भी टीचर हो, हम भी टीचर हैं, लेकिन ये जितने भी एम्प्लॉइज जो डिजिटली काम कर रहे हैं, इनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आप पुराने जो कि ब्लैक बोर्ड से अभी भी समझा रहे हैं, उनकी मार्केट वैल्यू कम है। तो डायरेक्टिंग क्या करेगा, डायरेक्टिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो इन पुराने एम्प्लॉइज को समझाएगा और इनको ये बोलेगा देखो, तुम अगर नया मेथड तुम भी यूज करना चालू कर दोगे ना, तो तुम्हारी भी मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट में तुम्हारी भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो और ये भी बोलेगा कि जो तुम मान लो कि सपोज जो तुम आज 5,000 कमा रहे हो, अगर तुम नया मेथड यूज करोगे तो मे भी तुम 50,000 कमाओ। ठीक है, तो ये क्या करता है, डायरेक्टिंग क्या करता है, मोटिवेट करता है अपने पुराने एम्प्लॉइज को कि वो जल्दी से जल्दी क्या कर ले, चेंजेस कर ले जो कि नए जमाने में हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये चीज किसके थ्रू पॉसिबल है, डायरेक्टिंग के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या करता है बच्चों, फैसिलिटेट चेंजेस, मतलब अपने बर्थ में चेंजेस लाता है। ठीक है, और ये चेंजेस तभी पॉसिबल है जब डायरेक्टिंग फंक्शन होगा। तो अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे, समटाइम्स एम्प्लॉइज रेजिस्ट टू चेंजेस, मतलब कभी कभी क्या रहता है, पुराने एम्प्लॉइज जो भी चेंजेस आता है उसको मना कर देते हैं, बोलते हैं कि हम ये चेंज को नहीं सह पाएंगे। So through writing subordinate, we make them understand changes are not only better for them. Sorry, we directing subordinate make them understand changes are only better for them only. हाँ, तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉइज क्या रहता है बच्चों, कभी कभी चेंज नहीं हो पाते। डायरेक्टिंग फंक्शन क्या बोलता है, डायरेक्टिंग फंक्शन ये बोलता है सभी सबऑर्डिनेट को कि भाई जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो तुम्हारे लिए ही अच्छे हैं। ठीक है, बेटर फॉर देम ओनली, मतलब तुम्हारे लिए ही अच्छे हैं। ठीक है, तो तुम क्या करो, ये सारे मैटर्स को चेंज कर लो। ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या करता है, कहीं ना कहीं बच्चों फैसिलिटेट चेंजेस करता है। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट और डायरेक्टिंग से ये सारी चीजें नोट कर लो। अगली लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इसके केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। मैं आप सबसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है। और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी। और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग एक्चुअल में होता क्या है, तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि आपने पिछले लेक्चर्स में तो जरूर जान लिया था। मैंने आपको कहा था कि जब सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप को जब आप चारों को जोड़ देंगे, देन ये सारी चारों चीजों को जब आप जोड़ देंगे तो डायरेक्टिंग कहलाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, जो कि आपको पहले ही मैंने थोड़ा सा हिंट दे चुका था पिछले लेक्चर्स में। आज हम लोग इन चारों एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सुपरविजन के बारे में। सुपरविजन क्या होता है, देखो सुपरविजन मतलब बच्चों, जो भी इंप्लॉइज या वर्कर्स आपकी कंपनी में काम कर रहे होते हैं ना, ठीक है, जो भी व्यक्ति मतलब जो भी इंप्लॉय या वर्कर आपकी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो ना हम क्या करते हैं, एक सुपरवाइजर को अपॉइंट करते हैं जो क्या करता है, सुपरविजन का काम करता है। ठीक है, ये बंदा सुपरवाइजर, ये ऐसा बंदा होता है जो क्या करता है, इंप्लॉइज पे नजर रखता है, उनकी एक्टिविटीज को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है। वो चेक करता है कि ये जो भी वर्कर्स या फिर जो भी इंप्लॉइज है ये अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे आपको पता है ना, क्लास में क्या होता है, क्लास मॉनिटर होता है जो पूरी क्लास को देखभाल करता है, राइट। वैसे ही सेम सुपरवाइजर भी क्या करता है, वर्कर्स और इंप्लॉइज भी कह सकते हैं, इनको क्या करता है, मॉनिटर करता है। ठीक है, और कभी कभी एक सुपरवाइजर क्या करता है बच्चों, गाइडिंग का भी काम करता है। ये कभी कभी ना अपने इंप्लॉइज और वर्कर्स को बता देता है कि भाई तुम्हें इस तरीके से नहीं, तुम्हें उस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, वो उन्हें कभी कभी हेल्प कर देता है, उन्हें गाइड कर देता है और ये बता देता है कि तुम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, इससे तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये होता है बच्चों सुपरविजन, और सुपरविजन को करने वाले बंदे को हम कहते हैं सुपरवाइजर। ठीक है, तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। ऑब्जर्विंग, मॉनिटरिंग या गाइडिंग एम्प्लॉइज व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब। तो जब एम्प्लॉइज या वर्कर जब काम कर रहे होते हैं ना, तब हम एक सुपरवाइजर क्या करता है, उनकी सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है और उन्हें कभी कभी गाइड भी करता है। ठीक है, तो बच्चों ये होता है सुपरविजन। हालांकि सुपरविजन के बारे में हम लोग अगली लेक्चर्स में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, इसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस जो भी है वो सारी बातों के बारे में, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे हिंट देना है क्योंकि मुझे एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग के बारे में आपको केस स्टडी पे समझाना है, इसलिए ये थोड़ा सा टॉपिक मैंने अलग सा बनाया। सेकंड होता है बच्चों एलिमेंट राइटिंग का, ये होता है मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन में क्या होता है बच्चों, हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इंप्लॉइज होते हैं ना, हमको लालच देते हैं। हम उन्हें क्या देते हैं, लालच। हालांकि मुझे नहीं पता कि लालच की स्पेलिंग मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन जैसा भी है लालच देते हैं हम इंप्लॉइज को। हम इन्हें क्या कह देंगे, हम इन्हें कह देंगे कि भाई तुम ना अपना जॉब, तुम ना जो भी तुम्हें जो भी काम मिला ना उसे अच्छे से करो, उसके लिए हम ना तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा देंगे।
ठीक है, हम कभी कभी अपने एम्प्लॉयज को ललचा देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज लालच में आके ना अपना पूरा काम अच्छे से कर लेता है। कभी कभी हम उनको बोल देते हैं कि भाई तुम अपना काम ना अच्छे से करना, हम ना तुम्हें तुम्हारा स्टेटस बढ़ा देंगे, स्टेटस बढ़ा देंगे मतलब तुम्हारी पोजीशन बढ़ा देंगे, तुम्हें प्रमोशन दे देंगे। तो हम ना बच्चों अपने एम्प्लॉयज को ना कभी कभी कुछ कुछ लालच देते हैं, ठीक है। हमें तो ये जो लालच जो देने वाली चीजें है ना, तो इसे हम कहते हैं मोटिवेशन देना। मतलब हम अपने एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, चाहे हम उन्हें पैसा देके कर रहे हैं या फिर उन्हें हम कुछ और चीजों से ललचा रहे हैं, लेकिन हम अपने एम्प्लॉयज को जब भी ललचाते हैं, ठीक है, कि वो अपना काम अच्छे से कर पाए और उनका जो भी टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो जाए, एम्प्लॉयज को भी फायदा हो जाए, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कुछ ललचाते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस ललचाने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं इसकी मीनिंग पढ़ के, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग, इंड्यूसिंग, इनकरेजिंग एम्प्लॉयज। स्टिमुलेटिंग मतलब उसको बढ़ाना, इंस्पायरिंग या इंड्यूसिंग मतलब उसको मतलब थोड़ा इंस्पायर करना, मतलब किसी को मोटिवेट करना, मतलब इंकरेज करना। तो आप चारों का मतलब अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं एक ही है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, केस स्टडी में आपको स्टिमुलेट कह देगा, इंस्पायरिंग कह देगा, इंड्यूसिंग कह देगा, तो सबका मतलब एक ही है। इसलिए मैंने एक बार इसको मीनिंग में भी सेट कर दिया कि अगर केस स्टडी में आपको इन वर्ड से भी आया तो आप समझ जाना कि मोटिवेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग, इंड्यूसिंग, इंकरेजिंग एम्प्लॉयज टू अकॉम्प्लिश गोल फॉर द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो हम क्या अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, लालच देते हैं कि वो क्या कर पाए, अपना गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल को क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए। और कंप्लीट का मतलब होता है बच्चों उसे पाना, ठीक है, अपना गोल को हम पा सके। हम इतना हम अपने एम्प्लॉयज को लालच देते हैं कि वो इस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज को लालच देते हैं कि वो अपना गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या कर ले, हासिल कर ले, जिससे उनकी परफॉर्मेंस भी क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, ठीक है। तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। अब बच्चों सबसे पहले लीडरशिप में आता है, फिर कम्युनिकेशन की बात करते हैं। देखो लीडरशिप बच्चों ये क्या है, ये मतलब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, ट्रेन, ठीक है, ये क्या ट्रेन है। अब ट्रेन को चलाने वाली को क्या बोलते हैं, हम ट्रेन ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। ट्रेन ड्राइवर क्या रहता है बच्चों, ये ट्रेन को चलाता है, ठीक है। इस ट्रेन ड्राइवर को पता रहता है कि ट्रेन को कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है और कब कब क्या करना है, तो इसे इस ड्राइवर को ट्रेन के बारे में सारी चीजें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे लीडर कौन होता है बच्चों, लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको क्या होता है, पीपल को चलाना आता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लीडर कहते हैं। जैसे ट्रेन को ट्रेन ड्राइवर चलाता है, वैसे ही इंसानों को बच्चों लीडर चलाता है, ठीक है। एक लीडर एक ऐसा बंदा होता है जो हर पीपल को अच्छे से समझाता है, उन्हें अच्छे से मतलब आप कह सकते हो उसे पीपल को अच्छे से चलाना उसे आता है लीडर को, ठीक है। तो हर लीडर पे क्या होती है बच्चों, लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो लीडरशिप क्वालिटी से क्या हो जाता है, हम कोई भी पीपल को हम जैसा चाहते हैं हम उन्हें उस तरीके से चला सकते हैं, उस मतलब जो भी हमें कोई भी पीपल से अगर काम करवाना है, ठीक है, और आपके पास अच्छी से लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप कोई भी पीपल, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो गुजराती हो, या कोई भी कास्ट का कोई भी रिलीजन या कोई भी कास्ट का कोई भी बंदा हो, तो आपके पास अगर अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है तो आप कोई भी बंदे को, कोई भी कैटेगरी के बंदे को, ठीक है, कोई भी रिलीजन के बंदे को आप इजिली क्या कर पाते हो, उन्हें समझा के उन्हें चला पाते हो। मतलब उन्हें जो आप चाहते हो उसके हिसाब से आप उन्हें क्या कर पाते हो, मोटिवेट करके उन्हें आप चला देते हो, ठीक है। तो बच्चों इस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं। तो एक लीडर को अच्छे से चलाना आता है पीपल को, ठीक है। तो बच्चों लीडरशिप, हर लीडर के पास एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटी क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पीपल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन्हें लीड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं चाहता हूँ कि अपने एम्प्लॉइज को मैं अपने तरीके से चलाऊं, तो अगर मेरे पास अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है तो मैं अपने जितने भी एम्प्लॉइज है उन्हें मैं अपनी लीडरशिप क्वालिटी से अपने तरीके से चला सकता हूँ, जैसा मैं उन्हें चाहता हूँ कि वो मेरे अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है। तो ये होती है बच्चों लीडरशिप क्वालिटी। अब कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा समझना से डिफिकल्ट होता है। देखो कम्युनिकेशन में क्या होता है बच्चों, कम्युनिकेशन में ना, कम्युनिकेशन मतलब बच्चों बातों से रिलेटेड, ठीक है, बात करने से रिलेटेड, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के बारे में हालांकि हम बहुत थोड़ी देर के बाद जानेंगे, लेकिन समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। देखो कम्युनिकेशन क्या रहता है बच्चों, दो टाइप के पीपल होते हैं। एक ऐसे पीपल, सेंडर बोलने वाले, ठीक है, जो बोलते हैं, और रिसीवर जो सुनने वाले, ठीक है। तो हमेशा कम्युनिकेशन में बच्चों दो टाइप के पीपल होंगे। तो बच्चों सेंडर और रिसीवर में दोनों के बीच में ना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रॉपर क्या होनी चाहिए बच्चों, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। देखो मतलब मान लो कि मैं जो भी चीज रिसीवर को कहना चाहता हूँ, जो भी चीज मैं रिसीवर को बोलना चाहता हूँ, तो जो रिसीवर जो मेरी बात सुन रहा है वो भी उसको उसी तरीके से सुने जिस तरीके से मैं उसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब अगर मैं इसे कहूंगा कि जा भाई मेरे लिए पानी की बोतल डाले, ठीक है, तो ये बंदे को मैंने कहा, सेंडर मैं हूं, तो मैं इस बंदे को बोल रहा हूँ कि जा भाई मेरे लिए पानी की बोतल ला, ठीक है। तो ये बंदे को भी सुन लेना है कि मैं उसे कह रहा हूँ कि पानी की बोतल लाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ जो भी रिसीवर को, तो रिसीवर को भी वही चीज समझ में आनी चाहिए जो चीज मैं उसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मैं अभी आपको यूट्यूब में सिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं जो भी यूट्यूब में बता रहा हूँ तो आप मेरी बातें सुन रहे हैं, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में क्या है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। तो बच्चों इस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अगर मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊं तो शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन
between two or more individuals so that both understand it in same manner sense। मतलब जो भी देखो, अगर मैंने इसे कहा बॉटल लाने, तो मैं इसे क्या कह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये बंदा मेरे लिए बॉटल लाए, और ये बंदे को मैं वो बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बंदे को भी यही समझ में आना चाहिए कि जो सेंडर है, जो मैं हूँ, इस बंदे को भी यही समझ में आना चाहिए कि मैं उसे कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए, मतलब मेरे लिए वो क्या लाए, बॉटल की, पानी की बॉटल ला ले, ठीक है। तो बच्चों, तो ये होता है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो भी सेंडर रिसीवर के बीच में बच्चों प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो बच्चों इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन होना, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या हो, जब दो टाइप के पीपल, ठीक है, दो या दो से ज्यादा पीपल जब आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो वो दोनों को आपस में एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए, और इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने आज राइटिंग के बारे में चार चीजें जानी, उसके चार एलिमेंट्स के बारे में जानी। सबसे पहले सुपरविजन जाना, मोटिवेशन जाना, कम्युनिकेशन जाना, लीडरशिप जाना, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर एक केस स्टडी फटाक से देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको वही बताना है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग। आपको ये बताना है कि राइटिंग के एलिमेंट्स क्या वो सुपरविजन है, क्या वो मोटिवेशन है, क्या वो कम्युनिकेशन है, कि वो लीडरशिप है, ठीक है। तो हम अभी पढ़ लेते हैं, हालांकि आपको आंसर भी पता है, लेकिन मैं अभी आपको कुछ समझाने चाहता हूँ, ठीक है। देखो, अरुण हु इज द डिपार्टमेंट हेड ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन, अरुण अपने डिपार्टमेंट का हेड है, वो डिसाइड करता है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ हिज डिपार्टमेंट, वो अपनी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहता है, ठीक है। क्या करना चाहता है, अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहता है। He decides to give some financial and non-financial initiatives to his subordinate। उसने क्या, वो क्या करता है बच्चों, वो ललचाता है अपने डिपार्टमेंट्स को। फाइनेंशियल मतलब पैसों से वो कह देगा कि भाई तुम ज्यादा अच्छे से काम करोगे, तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दूंगा। नॉन फाइनेंशियल मतलब बच्चों आप इस तरीके से ललचाते हो जिसमें पैसा नहीं आता, जैसे मान लो आप स्टेटस दे रहे हो उसे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको समझाया था, तो वो क्या कर रहा है, अपने डिपार्टमेंट कैसे क्या कर रहा है, ललचा रहा है। He knows these initiatives will satisfy their needs, therefore they will stimulate to take actions from their side। और वो क्या करेंगे, अच्छे से स्टिमुलेट मतलब अच्छा काम करेंगे। तो आपको पता है बच्चों, इस पॉइंट से आपको यही समझ में आ रहा है कि वो किसकी बात कर रहा है, मोटिवेशन की बात कर रहा है, ठीक है। राजीव इज अ एचआर मैनेजर लीडिंग। देखो बच्चों, यहाँ पे एकदम देखो ध्यान से एक बात देखना, लीडरशिप में बच्चों क्या होता है, एक लीडर होता है और वो क्या करता है, बहुत सारे एम्प्लॉइज को अपने अंडर पे काम करवाता है, ठीक है। तो बहुत सारे जब आप लोगों को काम करवाते हो अपने अंडर, तो बच्चों मतलब वो जो बंदा है वो क्या लीडर है, तभी जाके वो बहुत सारे पीपल को अपने अंडर पे काम करवा रहा है। अब यहाँ पे देखो, राजीव इज एचआर मैनेजर लीडिंग अ टीम ऑफ 12 पीपल। मतलब राजीव एक ऐसा बंदा है बच्चों, राजीव एक ऐसा बंदा है जो क्या कर रहा है, अपने अपने अंदर बच्चों बहुत सारी टीम को क्या कर रहा है, 12 टीम को क्या कर रहा है, अपने अंदर काम करवा। तो इससे ही आप समझ जाना कि बच्चों इसके पास क्या है, लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। उसके पास क्या है बच्चों, लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों थर्ड पॉइंट है, प्रिया एंड राघव are discussing about an element of a directing। They say that without this element, no group or a people can achieve a common understanding। ठीक है, तो इन लोग क्या कर रहे हैं, प्रिया और राघव एक ऐसी एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा तो कोई भी बंदा समझ नहीं पाएगा कि कौन किसको क्या कह रहा है, ठीक है। तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। This element requires efforts from both the sides and consumes 90% of the time of the manager। ठीक है, both the side मतलब सेंडर से भी रिसीवर से भी। तो आप बच्चों आपको इससे ही पता चल गया तो ये किसकी बात कर रहा है, कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन में बहुत नेसेसरी है, कोई भी चाहे ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली में हो या फ्रेंड्स से आप बात करें, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए बच्चों, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखते हो कभी कभी जब आप किसी अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने मूवी में देखा होगा कि आप किसी को कुछ कह रहे हो और सामने वाला वो मोबाइल में बिजी है, ठीक है, तो आपकी बात सुन नहीं रहा है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप जो किसी को भी कुछ चीज कहना चाहते हो और जो रिसीवर जो आपकी बात सुनने वाला है वो भी आपकी बात को समझ ले, जो चीज आप उसे कहना चाहते हो, ठीक है। तो दोनों के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब है हमारे पास फोर्थ जो है बच्चों, राकेश who works at a shop floor is a lower level manager। He is heading a team of 25 workers। He oversees and guides their effort on a regular basis and tries to maximize the profit of his unit's timely giving। ठीक है बच्चों, एक राकेश ही क्या है, शॉप फ्लोर एक लोअर लेवल मैनेजर है, ठीक है। वो क्या 25 वर्करों को संभालता है, लेकिन वो तो लीडरशिप भी सकता है, लेकिन इसके आगे कह दिया है। और वो क्या करता है, वो ओवरसीज एंड गाइड्स, वो क्या करता है दिन भर बच्चों क्या करता है, गाइडिंग करता है, अपने एम्प्लॉइज की नजर रखता है, ठीक है। ऑन रेगुलर बेसिस ट्राइज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ हिज यूनिट। और वो क्या करता है, टाइमली क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज पे नजर रखता है और उनसे सारी बातें सुनता है। हिज टीम एज अ ग्रुप यूनिट एंड वर्क्स विद अ डेडिकेशन टू कंप्लीट दैट। ठीक है, तो बच्चों ये कहीं भी इस तरीके से बात कर रहा है, ये इस तरीके से बात कर रहा है बच्चों कि ये जो भी राजेश है ये क्या कर रहा है, अपने जितने भी एम्प्लॉइज को गाइड वाइड कर रहा है। तो आप बेसिकली बच्चों समझ जाना कि ये सुपरविजन की बात कर रहा है। हालांकि आपका रेगुलर बेसिस है,
ठीक है, फीडबैक है। तो अगर आप देखो कि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस में बताया क्या है, कहाँ है, देखो फीडबैक आ गया, ठीक है। डे टू डे कॉन्टेक्ट मतलब रेगुलर कॉन्टेक्ट। तो बच्चों ये तो हालांकि इंपॉर्टेंस की बात है, लेकिन आप अभी इसलिए मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मिल गया कि गाइड एंड ओवरसीज की बात कर रहा है, ये सुपरविजन की बात कर रहा है, ठीक है। कविता इज सीईओ, शी रिसेंटली रिप्लेस मिस्टर अनुज हु वाज एन अनसक्सेसफुल सीईओ, ठीक है। पहले ना मिस्टर अनुज था सीईओ, लेकिन कविता नई सीईओ है। द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फेल अ न्यू लो ड्यूरिंग दिस टाइम, और जैसी चेंज, और जिस समय अनुज था ना बच्चों, उस समय क्या था, कंपनी का ना प्रॉफिट जो था बहुत कम आया था। कविता हैज लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ हर, जिसके कारण ना कविता नई सीईओ बन गई, तो उसके पास ना बच्चों बहुत सारे चैलेंजेस आ गए। मेजर बीइंग लैक ऑफ एंथुसियाज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है। और लेकिन उसकी सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि उनकी जो भी डिपार्टमेंट था उसमें ना एंथुसियाज्म मतलब काम करने का कोई जोश नहीं था। In order to get things right, she is trying to set a personal example in front of the employees by working with dedication and putting 16-17 hours in her job on a daily basis. ठीक है। और बच्चों वो क्या कविता क्या करती थी बच्चों, वो ना अपना पर्सनल एग्जांपल बताती थी, और वो क्या करती थी बच्चों, 16 से 17 घंटा खुद काम करती थी और अपने एम्प्लॉयज को समझाती थी कि भाई तुम्हें भी इतनी इंथुजियाज्म, इतने जोर से काम करना चाहिए। तो कविता क्या है बच्चों, ये क्या कर रही है, आप देखोगे ये इसके पास, कविता के पास क्या है, लीडरशिप क्वालिटी है। ये क्या कर रही है बच्चों, पूरे पीपल को क्या कर रही है, चला रही है। हालांकि थोड़े से कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी सुपरविजन लीडरशिप में, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ आती है मैं आपको बता दूंगा। बच्चों सुपरविजन की बात करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्विंग, मॉनिटरिंग, गाइडिंग, ये सारी चीजों के बारे में बता देगा। और अगर नहीं बताया तो समझ जाना वो लीडरशिप की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो ऑब्जर्विंग, मॉनिटरिंग, गाइडिंग के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा है, तो इसे ही समझ जाना कि क्या लीडरशिप की बात कर रहा है। अब आखिरी हमारे पास, आकाश वर्क्स इन अ टेलीकॉम कंपनी, ही इज लीडिंग अ टीम of more than 100 employees. Daily he drops messages to them. ठीक है, ये अब बच्चों ये क्या कर रहा है, मैसेज की बात कर रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना। कन्वेंस मीटिंग एंड अरेंजेस अ सजेशन बॉक्स इन हिज डिपार्टमेंट, ही लिसन टू द एडवाइसेस एंड सजेशंस। ठीक है, आकाश क्या बच्चों टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। वो 100 एम्प्लॉइज को अपने अंडर काम करवाता है, और वो डेली उन्हें मैसेज देता है, ठीक है, और वो उनसे कुछ सजेशन लेता है, ठीक है, और उन्हें और उनकी एडवाइस और सजेशंस को सुनता है, ठीक है। और वो क्या करता है, उस सारी चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट करता है। He is quite clear in the delivery of the message and the convey his thoughts properly. तो बच्चों ये क्या कहीं ना कहीं मैसेज या कन्वेज की बात कर रहा है, तो इसे समझ जाना कि कहीं ना कहीं बच्चों क्या किसकी बात कर रहा है, कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, मैसेज देते हैं, तो भाई हम जो मैसेज दे रहे हैं रिसीवर को भी वही मैसेज अच्छे से समझ में आना चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं ये भी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो होपफुली आज आपने समझ लिया होगा कि एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग के बारे में। आज हम सुपरविजन की मीनिंग और इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। हालांकि मीनिंग के बारे में आपने पहले ही जान के रखा है, तो ये हालांकि हमने पिछली लेक्चर्स में भी जान लिया था। तो सुपरविजन की अगर मैं और एक बार मीनिंग बता दूं, ऑब्जर्विंग, मॉनिटरिंग, गाइडिंग एम्प्लॉइज व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब। तो जब भी एम्प्लॉइज आपके काम कर रहे होते हैं, तो एक सुपरवाइजर क्या करता है, उनको ऑब्जर्व करता है, उनको मॉनिटर करता है, उन्हें कभी कभी गाइड भी करता है कि तुम्हें इस तरीके से काम करना चाहिए। तो बच्चों ये होता है सुपरविजन। तो सुपरविजन करने के हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला इंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो सुपरवाइजर क्या करता है बच्चों, देखो कभी कभी ना टॉप, मिडिल, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, कभी इंस्ट्रक्शन देती है, ठीक है, सुपरवाइजर को। तो सुपरवाइजर क्या करता है बच्चों, सुपरवाइजर ये काम करता है कि जो भी टॉप, मिडिल, लोअर लेवल ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया है, वो इन इंस्ट्रक्शंस को सारे इंप्लॉइज को, एक इंप्लॉइज को, जो भी इंप्लॉइज या वर्कर्स उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो हर इंप्लॉइज को क्या करता है, वो टॉप, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन बता देता है, ठीक है। तो बच्चों ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट सुपरवाइजर रखने का। फैसिलिटीज कंट्रोल। देखो कभी कभी क्या होता है, हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो बच्चों सुपरवाइजर क्या करता है, ये चेक करता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। वो ये चेक करता है कि जो भी हमने प्लानिंग किया है उसके हिसाब से जो हमारा रिजल्ट आया है, तो वो रिजल्ट एक्चुअली में प्लानिंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ठीक है। तो वो चेक करता है, और जैसे उसे लगता है कि भाई जो भी हमारा काम है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो वो क्या कर देता है, उसी समय उस काम को सुधार देता है, और इस तरीके से सुधारता है कि जो भी उन्होंने प्लानिंग किया है उसके हिसाब से सारे काम चले, ठीक है। तो ये बच्चे सुपरवाइजर का सबसे अच्छा काम होता है, ठीक है, इसलिए सुपरवाइजर इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो सुपरवाइजर बच्चों क्या करता है, ये दिन रात क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज पे नजर रखता है, ठीक है, ये अपने दिन भर एम्प्लॉइज पे नजर रखता है, ठीक है ना। एम्प्लॉइज कभी भी कुछ भी गलती करते हैं ना, तो ये सुपरवाइजर उसी समय इन एम्प्लॉइज को टोक देता है, बोलता है कि नहीं इस तरीके से काम मत करो। तो बच्चों इससे हो क्या जाता है, वेस्टेज कम हो जाती है। वेस्टेज कम हो जाती है तो अपने आप क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट भी बढ़ जाता है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का मतलब ये है। अब देखो फोर्थ पॉइंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डे टू डे कॉन्टेक्ट विद वर्कर्स लीड टू डिसिप्लिन। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्या सुपरवाइजर ना रेगुलर बेसिस में क्या करता है बच्चों, सब एम्प्लॉइज के ऊपर नजर रखता है, ठीक है। ये डे टू डे कॉन्टेक्ट रहता है,
ठीक है। सुपरवाइजर क्या रहता है, डे टू डे कॉन्टेक्ट रहता है, मतलब ये दिन भर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय से ही बात करता है, इनकी बातों को सुनता है, इनको बात बताता है, इनको गाइड करता है, इनके ऊपर ऑब्जर्व करता है, ठीक है, इनको कुछ कुछ नई सारी चीजें सिखाता है। तो इनके साथ क्या सुपरवाइजर क्या करता है बच्चों, दिन भर अपना टाइम एम्प्लॉयज या वर्कर्स के साथ बिताता है, जिसके कारण क्या जाता है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी डिसिप्लिन आ जाती है। फोर्थ पॉइंट है हमारी, सॉरी फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, मेंटेन ग्रोथ यूनिटी। देखो बच्चों, बहुत सारे ना ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज होता है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बच्चों, एम्प्लॉयज होता है। तो सुपरवाइजर बच्चों क्या करता है, सुपरवाइजर क्या करता है, इन एम्प्लॉयज को क्या कर देता है, आपस में क्या कर देता है, जोड़ के रखता है, ग्रुप में काम करवाता है, ठीक है। तो अगर सुपरवाइजर नहीं होगा ना तो बच्चों, तो हर एम्प्लॉय अपने अपनी मनमानी करेगा, अपने अपने से काम करेगा, ठीक है, तो कोई भी यूनिटी में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सुपरवाइजर क्या करता है, इन सारी एम्प्लॉयज को क्या करता है, इस तरीके से जोड़ के रखता है कि हर एम्प्लॉय अच्छे से काम करे, जिससे हार्मोनी बढ़े और जो भी झगड़े हैं वो क्या हो, कम हो जाए। तो ठीक है, तो सुपरवाइजर क्या करता है बच्चों, ग्रुपिंग का काम करता है। ये क्या करता है, सारी एम्प्लॉयज को आपस में जोड़ के रखता है, उनकी हार्मनी मतलब एक तरीके से उनके बीच में भाईचारा, हार्मनी मतलब बच्चों भाईचारा क्या करता है, बढ़ाता है, और झगड़े, डिस्प्यूट मतलब झगड़े क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ये सुपरवाइजर के ही कारण पॉसिबल है। हमारे पास है नेक्स्ट इज फीडबैक। देखो फीडबैक का मतलब क्या होता है बच्चों, सजेशन, ठीक है। देखो जैसे होता है ना, कभी कभी हम मान लो कि कभी कभी प्रिंसिपल ने कुछ रूल निकाला आपके स्कूल में, तो हम क्या करते हैं, अपने टीचर्स को सजेशन देते हैं। मान लो कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल है, ठीक है, और मान लो टीचर को थोड़ी देर के, मान लो आप सुपरवाइजर है, और थोड़ी देर के आप मान लो कि एम्प्लॉयज या वर्कर्स को आप थोड़ी देर के, मान लो आप खुद के स्टूडेंट हो। अब मान लो कि प्रिंसिपल ने कुछ ऑर्डर दिया, ठीक है, और आपने जैसी क्लास में आप चले गए, तो आप स्टूडेंट हो, तो आपने क्या किया, अपने टीचर को बताया कि मैम ये जो प्रिंसिपल ने ये चीज किया है ना, ये थोड़ा ठीक नहीं है। तो फिर टीचर भी बोले कि हाँ बच्चों, मैं प्रिंसिपल से बात करूंगी। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है बच्चों, ये जो सुपरवाइजर भी, जो कंपनी में सुपरवाइजर होता है ना, तो ये क्या रहता है, डे टू डे इनका क्या एम्प्लॉय से काम, एम्प्लॉयज या वर्कर से कॉन्टेक्ट रहता है। तो कभी भी एम्प्लॉयज या वर्कर्स को कुछ भी प्रॉब्लम, ठीक है, एम्प्लॉयज या वर्कर्स को बच्चों कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वो चुपचाप सुपरवाइजर को बेझिझक बता देता है, ठीक है। तो सुपरवाइजर अगर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है तो खुद ही सॉल्व कर देता है, ठीक है। अगर सुपरवाइजर अपने से अगर इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो खुद ही सॉल्व कर देता है। अगर वो नहीं कर पाता अपने से सॉल्व, तो वो क्या करता है, लोअर लेवल मैनेजर्स को बताता है। लोअर लेवल मैनेजर अगर सॉल्व कर सकते हैं इनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देता है। अगर लोअर लेवल मैनेजर से भी नहीं होता तो वो क्या करते हैं, मिडिल लेवल को बताता है। मिडिल लेवल अगर सॉल्व कर देते हैं इनकी प्रॉब्लम तो ठीक है, अगर वो भी नहीं कर पाते तो टॉप लेवल क्या कर देता है, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। तो बच्चों इस तरीके से क्या करता है, सुपरवाइजर इनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है और इनसे फीडबैक ले लेता है, ठीक है। अब है इंप्रूव मोटिवेशन। देखो सुपरवाइजर क्या करता है बच्चों, एम्प्लॉयज को इंकरेज करने का क्या करता है, काम करता है। सुपरवाइजर एम्प्लॉयज को ललचा सकता है, देखो भाई अगर तुम लोग अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, ठीक है। अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हारा स्टेटस बढ़ा दूंगा, मतलब तुम्हें कुछ प्रमोशन दे दूंगा। अगर तुम बच्चों अच्छे से काम करोगे ना तो हम तुम्हें क्या करेंगे, अवार्ड देंगे। तो बच्चों इस तरीके से ना क्या करता है सुपरवाइजर, ना क्या करता है, अपने वर्कर्स को ललचा देता है और उनको इंकरेज कर देता है, जिसके कारण सब एम्प्लॉयज और वर्कर्स क्या करते हैं, एकदम अच्छे से काम करता है। तो इस तरीके से क्या करता है सुपरवाइजर की हेल्प से वो क्या करता है, सुपरवाइजर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज है उनकी मोटिवेशन को क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बच्चों कभी कभी क्या होता है, सुपरवाइजर भी क्या रहता है, थोड़ा सा ट्रेन होता है। हालांकि हम मास्टर वर्कर को बुलाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि वो ट्रेन कर दे, लेकिन कभी कभी बच्चों सुपरवाइजर भी थोड़ा सा इतना ट्रेन होता है कि कभी कभी अपने जब उनके वर्कर्स कुछ काम कर रहे होते हैं ना, तो उसी समय अपने वर्कर्स को कुछ कुछ नई बातों के बारे में भी बता देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो सुपरवाइजर है वो उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग भी दे देता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ आज मैंने इंपॉर्टेंस और सुपरविजन के बारे में कर लिया। अगली लेक्चर्स में हम लोग इसकी केस स्टडी के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, तो बच्चों सारी लेक्चर्स आपको ना प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो बेझिझक आपको प्लेलिस्ट में करना है। तो प्लेलिस्ट की जो भी लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। तो अगली लेक्चर्स में आप सभी के साथ मैं मिलता हूँ।